हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग पिछले साल 2022 झारखंड बोर्ड के आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। अभी हम लोग पिछले साल 2022 आर्ट्स के क्लास 12 एग्जाम में पूछे गए इकोनॉमिक्स में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का राइट आंसर को देखेंगे, जो आपके इस साल 2023 एनुअल एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? एडम स्मिथ। एक का सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, 2 एडम स्मिथ। आगे देखिए सवाल नंबर 2, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, मार्शल। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी मार्शल ने अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में कल्याण संबंधी परिभाषा को दिया है। 2 का 1 मार्शल। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? मनी यानी मुद्रा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मनी यानी मुद्रा। ठीक है, भूमि जमीन तो है, श्रम यानी लेबर श्रमिक तो है, पूंजी यानी कैपिटल तो है, मुद्रा नहीं है, मनी। उत्पत्ति का साधन नहीं है, मनी यानी मुद्रा। 3 का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, 3 मनी। आगे देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? यानी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो ऑल होगा, इनमें से सभी। 4 का सही आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी राइट आंसर होगा। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ऑल, इनमें से सभी सही आंसर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है 5 नंबर, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यानी कौन सा इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्व किया जाता है इकोनॉमी का प्रॉब्लम को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बाजार अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा कोई समस्या का सॉल्व होता है, सॉल्यूशन होता है। 5 का सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, पूंजीवादी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। यानी उस कर्व वक्र का नाम बताना है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। 6 का राइट आंसर ऑप्शन 4, 6 का 4। आगे देखिए सवाल नंबर 7, गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? इनमें से कौन एक गॉसेन का फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसेन का फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 7 का 2। आगे देखिए सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल कहता है
जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब टोटल यूटिलिटी TU मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी MU क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। TU मैक्सिमम तब MU 0। ठीक है, 8 का 3, 8 का राइट आंसर ऑप्शन 3 0। आगे देखिए सवाल नंबर 9, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। सवाल नंबर 9 यानी 9 कहता है कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है नेगेटिव PX बटा PY माइनस PX बटा PY, यानी पहला वस्तु X का प्राइस बटा दूसरा वस्तु Y का प्राइस। ठीक है, इसको माइनस P1 बटा P2 भी बोल सकते हैं। ठीक, पहला वस्तु का दाम बटा दूसरा वस्तु का दाम। ठीक है, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है पहला वस्तु का दाम बटा दूसरा वस्तु का दाम, यानी X का प्राइस बटा Y का प्राइस। 9 का 1 माइनस PX बटा PY, 9 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा 1। आगे देखिए सवाल नंबर 10, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया? हिक्स और एलन ने, हिक्स एवं एलन ने। 10 का 2, 10 का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 को पढ़िए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसन का प्रथम नियम होता है। गॉसन का 2 नियम है। प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादक गॉसन है, गॉसन। 11 का 1। आगे देखिए सवाल नंबर 12, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 12 का 2, यानी मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी 12 का सही उत्तर 2 होगा, ऑप्शन 2। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 12 का 2। आगे देखिए सवाल नंबर 13, मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? डिमांड फंक्शन को कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, बाजार में किसी वस्तु का डिमांड, मान लीजिए X वस्तु का डिमांड मुख्य रूप से X वस्तु के प्राइस का फंक्शन होगा, यानी X वस्तु का डिमांड फंक्शन है वस्तु X के प्राइस का। dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX। 13 का 3, डिमांड डिपेंड है मुख्य रूप से प्राइस पर, डिमांड फंक्शन है प्राइस का। 13 का 3, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX। 13 का ऑप्शन 3। आगे देखिए 14 नंबर 14 को पढ़िए। मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मूल्य वृद्धि होने से, दाम बढ़ने से विभिन्न वस्तुओं की मांग, डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो विभिन्न वस्तु पर मांग का नियम जब लागू नहीं होगा तो दाम बढ़ने से मांग घटेगा नहीं, मांग भी बढ़ जाएगा। 14 का 1, दाम बढ़ने से विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। 14 का 1। आगे देखिए सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 को समझिए, पढ़िए। मांग में कमी के कारण है, मांग में कमी यानी डिमांड में डिक्रीज होने का क्या रीजन है? उपभोक्ता का आय में कमी, हाँ। क्रेताओं की संख्या में कमी, हाँ। उपभोक्ता की रुचि में कमी, हाँ। इनमें से सभी, ऑल। 15 का ऑल होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 को पढ़िए। मांग की लोच है मात्रात्मक कथन, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मात्रात्मक कथन है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। याद रखिएगा, मांग का नियम बोलेगा गुणात्मक कथन, मांग की लोच बोलेगा मात्रात्मक कथन। 16 का 2 मात्रात्मक कथन है, मांग की लोच।
आगे देखिए सवाल नंबर 17, विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। विलासिता वस्तुओं यानी लग्जरी गुड्स, बहुमूल्य वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक होती है। जिस वस्तु का दाम जितना ज़्यादा होगा, लग्जरी गुड्स बहुमूल्य वस्तुएं होती है, सोना चांदी हीरा, कार स्कूटर फ्रिज एसी कूलर, ये सब का दाम ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा, अत्यधिक लोचदार होगा। लेकिन जिसका दाम जितना कम होगा, माचिस का, नमक का, ठीक है, माचिस नमक का दाम बहुत कम होता है, इसीलिए इसका उल्टा होगा, यानी इनइलास्टिक होगा, हाईली इनइलास्टिक होगा। ठीक है, 17 का विलासिता वस्तुओं लग्जरी गुड्स का दाम ज़्यादा, इसीलिए अत्यधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक डिमांड होगा। 17 का 3, 17 का ऑप्शन 3। आगे देखिए 18, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं यानी नेसेसरी गुड्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, शून्य होता है, क्योंकि नेसेसरी गुड्स में, आवश्यक वस्तुओं में दाम कम बेसी होगा लेकिन डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगा। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं का दाम कम बेसी होगा, मांग कम बेसी नहीं होगा, डिमांड कम बेसी नहीं होगा, मतलब डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगा। 18 का 1। आगे 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल कहता है प्रोडक्शन फंक्शन का समीकरण कौन है। तो उत्पादन फलन में, प्रोडक्शन फंक्शन में एक्स वस्तु का उत्पादन की मात्रा यानी क्वांटिटी, फंक्शन होता है ABCD यानी उत्पादन के 4 साधन का, भूमि, लेबर, पूंजी और उद्यमी का। ठीक है, देखिए हिंदी में देखिए उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन का समीकरण कौन है। उत्पादन फलन में एक्स वस्तु की उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी, फंक्शन होता है उत्पादन के 4 साधन का यानी भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी यानी साहसी का। ABCD उत्पादन के 4 साधन हैं, यानी आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है। एक्स वस्तु का उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी आउटपुट है, जो फंक्शन है ABCD यानी उत्पत्ति के 4 साधन, उत्पादन के 4 साधन इनपुट का। 19 का ऑप्शन 2 होगा, 19 का 2। आगे देखिए 20, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। इनमें से कौन एक उत्पादन का साधन, उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये सवाल एक बार पढ़ें। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 20 दोनों सेम है। 3 और 20 रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, रिपीट हो गया है। इनमें से कौन एक उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा यानी मनी, भूमि तो है, श्रमिक तो है, पूंजी तो है, मुद्रा नहीं है, मनी नहीं है। 20 का 3 मनी यानी मुद्रा उत्पत्ति का साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। 20 का 3। आगे देखिए सवाल नंबर 21 परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल से, शॉर्ट पीरियड से। याद रखिएगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम पाया जाता है शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन में, अल्पकाल में। 21 का 1 ऑप्शन 1 सही है। आगे देखिए 22 उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ते जाता है। देखिए टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, घटने के साथ साथ घटेगा और उत्पादन जीरो होने से जीरो हो जाएगा। यानी उत्पादन में जो होगा आंसर वही हो जाएगा। कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत, टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत होता है, जो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ेगा। 22 का 2 ऑप्शन 2 सही है, बढ़ेगा। आगे देखिए 23 निम्न में से कौन सही है। इनमें से कौन सही सूत्र है, सही समीकरण है। देखिए टोटल कॉस्ट बराबर होता है
टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इनमें से एक नंबर सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। 23 का 1, 23 का राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे देखिए 24, 24 नंबर सवाल कहता है कि 5 यूनिट्स का यानी 5 यूनिट्स का एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया है 20 रुपया, 20 रुपीज़, और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है 40 रुपीज़, 40 रुपया। तो एवरेज कॉस्ट 5 यूनिट का कितना होगा? 5 यूनिट का एवरेज कॉस्ट कितना होगा? देखिए सवाल नंबर 24 कहता है उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC 20 रुपया है और उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC 40 रुपया है। तो 5 इकाइयों की औसत लागत एवरेज कॉस्ट कितना होगा? तो एवरेज कॉस्ट बराबर होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है? 20 रुपया, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40 रुपया। 20 प्लस 40 60 रुपया आंसर। 24 का आंसर 4 होगा, ऑप्शन 4 60 रुपया। AC बराबर AFC प्लस ABC, 20 प्लस 40 यानी 60 रुपया, 60 रुपीज़। 24 का 4 60 रुपया। आगे देखिए सवाल नंबर 25, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? यानी एक फर्म के अधिकतम लाभ के लिए कौन सा शर्त को पूरा करना होगा? पहला शर्त होता है MR बराबर MC हो। दूसरा शर्त होता है MC वक्र MR को नीचे से काटता हो, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 MR बराबर MC हो और MC वक्र MR को नीचे से काटता हो, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 25 का 3, 1 और 2 दोनों होना चाहिए। आगे देखिए 26 पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? AR बराबर MR होता है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है। औसत आय बराबर सीमांत आय होता है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। 26 का 1, 26 का राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे देखिए 27 किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है? किस मार्केट में AR वक्र यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व X एक्सिस के पैरेलल होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। 27 का 1 पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR कर्व X एक्सिस के पैरेलल होता है, X अक्ष के समांतर होता है। 27 का 1। आगे देखिए 28 नंबर सवाल कहता है फर्म की अंतिम संतुलन दशा में होता है। देखिए एक फर्म के संतुलन के लिए 2 शर्त को पूरा करना जरूरी होता है। पहला MR बराबर MC हो, दूसरा MC रेखा MR को नीचे से काटता हो। तो एक फर्म का दूसरा शर्त अंतिम संतुलन शर्त होता है MC वक्र MR को नीचे से काटता हो, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। MC वक्र MR को नीचे से काटता हो, 28 का 2। आगे देखिए 29 सवाल नंबर 29 को पढ़िए। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? एक वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? यानी वस्तु का पूर्ति किस पे निर्भर करता है? वस्तु का कीमत पर? हाँ। संबंधित वस्तु की कीमत पर? हाँ। उत्पादन साधनों की कीमत पर? हाँ। इनमें से सभी। 29 का 4 होगा, ऑप्शन 4। आगे देखिए 30 पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? JB से का है। ठीक है,
जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं तय करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। जेबी से ने कहा था 30 का 1, 30 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। जेबी से के अनुसार सप्लाई अपनी डिमांड स्वयं तय करती है। 30 का 1। आगे देखिए 31 सवाल नंबर 31 को पढ़िए। ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार है। ES बराबर 0 मतलब पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार है। 31 का 2 परफेक्टली इनइलास्टिक, जब ES 0 होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक पूर्णतः बेलोचदार। 31 का 2। आगे देखिए 32 पूर्ति की लोच की माप का सूत्र है। पूर्ति की लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? देखिए ऑप्शन 1 सही है, डेल्टा Q बाय Q बटा डेल्टा P बाय P। 32 का 1, 32 का राइट आंसर ऑप्शन 1, डेल्टा Q बाय Q बटा डेल्टा P बाय P। 32 का राइट आंसर ऑप्शन 1। पूर्ति की लोच की माप का सूत्र है डेल्टा Q बाय Q भागा डेल्टा P बाय P। 32 का 1। आगे देखिए 33 नंबर सवाल को पढ़िए। बाजार की विशेषता है, बाजार की क्या विशेषता है? एक क्षेत्र होना, हाँ। क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति होना, हाँ। वस्तु का एक मूल्य होना, हाँ। इनमें से सभी यहाँ पर बाजार का सब विशेषता है। एक क्षेत्र का होना, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति होना, वस्तुओं का एक मूल्य होना, इनमें से सभी। ठीक है, यानी 33 का इनमें से सभी ऑप्शन 4 सही है, 4। आगे देखिए 34 पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है, यानी AR और MR दोनों स्थिर रहता है। AR इक्वल टू MR होता है, AR और MR दोनों स्थिर रहता है। 34 का 3 AR और MR दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 35 सवाल नंबर 35 कहता है कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है? क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये तो है। वस्तु की एकरूपता, ये भी है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये भी है। विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, ये नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन, प्रचार प्रसार तथा विक्रय लागतें नहीं होती है। ठीक है, 35 का ऑप्शन 3 पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता नहीं है, ऑप्शन 3। आगे देखिए 36 श्रमिक की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा। देखिए जब लेबर 2 को लगाते हैं तो उत्पादन 22 होता है और जब 1 को लगाते हैं तो 10 होता है, तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? सीमांत उत्पादन मतलब कुल उत्पादन में परिवर्तन। MP मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू कुल उत्पादन में चेंज, टोटल प्रोडक्शन में चेंज। तो 2 में 22, 1 में 10, तो कितना चेंज है? 12। 22 माइनस 10 यानी 12। सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन में चेंज। 2 में 22, 1 में 10, तो कितना अधिक है? 22 माइनस 10 यानी 12। 36 का 2 12। आगे देखिए 37 एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच होता है 1 से कम। ठीक है, क्या बोला? एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच होता है 1 से कम। 37 का आंसर होगा 2, 1 से कम। 37 का 2, 1 से कम। आगे देखिए 38 मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है यूटिल्स। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई होती है यूटिल्स। यूटिलिटी को यूटिल्स द्वारा मापा जाता है।
38 का 1 यूटिल्स। आगे देखिए 39 39 नंबर सवाल कहता है किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। पूर्ति का नियम के अनुसार लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई और प्राइस के बीच पॉजिटिव प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच धनात्मक प्रत्यक्ष सीधा डायरेक्ट पॉजिटिव संबंध होता है। ठीक है, 39 का 2 प्रत्यक्ष डायरेक्ट सीधा पॉजिटिव धनात्मक 39 का 2। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40 किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उपयोगिता। किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। 40 का 2 उपयोगिता। तो चलिए अभी हम लोग पिछले साल 2022 झारखंड बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में पूछे गए सभी 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के बीच। मिलते हैं फिर।